जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू रविमान आईएएस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। ये हमारे पॉलिटी कोर्स का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। हमारे आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1858 टू 1947। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1857 से। ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स ने 1857 में रिवोल्ट किया, जिसे ब्रिटिशर्स ने सिपाही म्यूटिनी कहा और हम इंडियंस उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया और जो एक्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस की उनमें ड्रास्टिक चेंजेस भी लेके आए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज किया टू वॉइसरॉय ऑफ इंडिया और पहले वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बने लॉर्ड कैनिंग। इस एक्ट द्वारा सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ऑफिस एबॉलिश हुआ। एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। वो मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का और रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल दिया गया फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट एक्ट जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट द्वारा इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया गया। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया ने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी एस्टैब्लिश हुई बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब में। वॉइसरॉय को स्पेशल पावर्स दी गई ऑर्डिनेंसेस इशू करने की और पोर्टफोलियो सिस्टम भी रिकॉग्नाइज किया गया। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट एक्ट जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट द्वारा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को भी बढ़ाया गया। अब उन्हें पावर दी गई बजट डिस्कस करने की और क्वेश्चंस एड्रेस करने की। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसरॉय को पावर थी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने की और रिकमेंडेशन लिए जाते थे बाय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर को पावर दी गई थी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने की और रिकमेंडेशन लिए जाते थे बाय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर्स से। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट एक्ट जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। ये एक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड मिंटो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इस एक्ट द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस को और बढ़ाया गया। वो अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे और बजट के लिए रेजोल्यूशंस पास कर सकते थे। इस एक्ट द्वारा पहली बार वॉइसरॉय और गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को लिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन थे वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट होने वाले। इस एक्ट द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस किए गए। इसका मतलब मुस्लिम वोटर्स अब सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स के लिए वोट करते थे। इसी तरह इंडिया में कम्युनलिज्म की शुरुआत हुई और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा गया। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदार्स के लिए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट जो है मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919। इस एक्ट द्वारा पहली बार इंडिया में बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। बाइकैमरलिज्म मतलब दो हाउसेस, जैसे आज हमारा लोकसभा और राज्यसभा है। इस एक्ट द्वारा सेंट्रल और प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को सेपरेट किया गया और प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया इनटू ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के ऊपर गवर्नर और मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे लॉ बनाने के लिए और रिजर्व सब्जेक्ट्स पे गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल थी लॉ बनाने के लिए। ये एक डुअल स्कीम था गवर्नेंस का, जिसे कहा गया डायरकी। डायरकी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डबल रूल। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसका नाम था हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पावर्स उससे ट्रांसफर किए गए। एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश हुआ 1926 में सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए और पहली बार इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल और प्रोविजनल बजट को सेपरेट किया गया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये सेकंड माइलस्टोन था एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए। इस एक्ट द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश हुआ और प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स एज ए यूनिट एक्ट करने लगे। रेसिड्यूरी पावर्स दी गई वॉइसरॉय को। इस एक्ट द्वारा डायरची एबॉलिश की गई प्रोविंसेस से और प्रोविजनल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई। इस एक्ट द्वारा डायरची इंट्रोड्यूस की गई सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन में और फेडरल लिस्ट डिवाइड की गई ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिए गए डिप्रेस क्लासेस, विमेन और लेबरर्स को। इस एक्ट द्वारा 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी एस्टैब्लिश हुए। इस एक्ट द्वारा फेडरल कोड भी एस्टैब्लिश हुआ 1937 में। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस एक्ट द्वारा 15 अगस्त 1947 डेट डिसाइड हुई जब ब्रिटिश रूल इंडिया में एंड होगा और इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट बन जाएगा। इस एक्ट द्वारा पार्टीशन ऑफ इंडिया की भी घोषणा हुई और इंडिया को 2 डोमिनियंस में डिवाइड किया गया, जो था इंडिया और पाकिस्तान। इस एक्ट द्वारा वाइसरॉय ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट भी एबॉलिश की गई और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविजनल गवर्नर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया जब तक एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पिक्चर में नहीं आती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डिसाइड किया गया गवर्नेंस के लिए जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं होता और अडॉप्ट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।